हेलो एंड वेलकम दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं अर्थशास्त्र के एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, जो कि है अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के तुलनात्मक लागत सिद्धांत की मान्यताओं तथा सीमाओं की व्याख्या कीजिए। तो दोस्तों, ये ग्रेजुएशन से लेकर इंटरमीडिएट के सभी एग्जाम्स के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगर आप बीए या बीकॉम में अगर आप अर्थशास्त्र सब्जेक्ट का अध्ययन कर रहे हैं या 12वीं में भी अगर आप हैं, अगर आपके बुक में तुलनात्मक लागत सिद्धांत की मान्यताएं, सीमाएं या परिभाषाएं हैं, तो आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होगा। जबकि ये वीडियो जो है स्पेशली जो है बीए सेकेंड ईयर के सब्जेक्ट के लिए चूज की गई है। तो इस टॉपिक के चलिए देखते हैं अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के तुलनात्मक लागत सिद्धांत जो टॉपिक है, इसकी मान्यताएं तथा सीमाएं क्या क्या हैं। तो यहाँ पे जो है रिकार्डो के अनुसार हम देखते हैं, यहाँ पे जो अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के तुलनात्मक लागत सिद्धांत जो है वो रिकार्डो द्वारा दी गई थी, जो कि एक बहुत ही प्रसिद्ध अर्थशास्त्री थे। तो यहाँ पे दिया हुआ है, रिकार्डो के अनुसार दो देशों में वस्तुओं का आयात निर्यात तुलनात्मक लागत के आधार पर होता है। यानी कि जो ये तुलनात्मक लागत का आधार है वो जो है रिकार्डो ने दिया है। रिकार्डो के अनुसार जो है दो देशों में वस्तुओं का आयात व निर्यात तुलनात्मक लागत के आधार पर होता है। जब दो देश वस्तुओं का उत्पादन सापेक्षिक रूप से विभिन्न श्रम लागत के आधार पर करते हैं, तो यह प्रत्येक देश के लिए लाभदायक होगा कि वह उन वस्तुओं के उत्पादन में विशिष्टीकरण करे जिनकी लागत सापेक्षिक रूप से न्यूनतम है। तो दोस्तों, यहाँ पे जो है रिकार्डो ने कहा कि अगर कोई देश जो है सापेक्षिक रूप से विभिन्न श्रम लागत के आधार पर किसी भी वस्तु का उत्पादन करते हैं, तो वहाँ पे जो है किसी एक देश को उस क्षेत्र में विशिष्टीकरण करना चाहिए, यानी कि उस क्षेत्र को अपना लेना चाहिए उत्पादन के लिए जिसमें उसे लागत के रूप में सापेक्षिक न्यूनतम लागत लगती हो, यानी कि उसकी लागत कम हो और प्रॉफिट ज़्यादा हो, ऐसा बिजनेस करना चाहिए। जो कि रिकार्डो के शब्दों में यहाँ पे एग्जाम्पल के रूप में उन्होंने बताया है, दो व्यक्ति हैं और वे दोनों ही जूते तथा टोप बना सकते हैं, यानी कि टोपी बना सकते हैं, तथा इनमें एक व्यक्ति दूसरे की अपेक्षा दोनों ही कार्यों में श्रेष्ठ है। यानी कि इसमें जो है एक व्यक्ति जो है दूसरे की अपेक्षा दोनों ही कार्यों में श्रेष्ठ है, यानी कि एक व्यक्ति जो है दोनों कार्य अच्छी तरह से कर सकता है, परंतु टोप बनाने में वह अपने प्रतियोगी से 20% और जूते बनाने में 33 यानी 33.5% अधिक कुशल है। क्या यह दोनों व्यक्तियों के हित में नहीं होगा कि कुशल व्यक्ति की केवल जूता बनाए एवं दूसरा व्यक्ति टोप बनाने का कार्य करे। यानी कि यहाँ पे कहा जा रहा है कि अगर कोई व्यक्ति है, यहाँ पे जो बोला जा रहा है कि कुशल व्यक्ति जो केवल जूता बनाए, क्योंकि वो जो है जूता बनाने में अधिक जो है कुशल है, जबकि वह टोप बनाने में केवल 20% कुशल है। यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है, टोप बनाने में वह अपने प्रतियोगी से 20% और जूते बनाने में 33.5% कुशल है। यानी कि अच्छी तरह से वो है जूते को बना सकता है, जबकि टोपी को जो है अच्छी तरह से नहीं बना सकता है। इसलिए उसे क्या करना चाहिए कि जूते के उद्योग में अपना विशिष्टीकरण करना चाहिए और केवल जूते बनाने चाहिए, और टोपी जो है उसे दूसरे जो व्यवसायी है उसको बनाने देना चाहिए। तो ये था रिकार्डो का तुलनात्मक लागत सिद्धांत, यानी कि इन्होंने तुलना के आधार पर बताया कि अगर किसी व्यक्ति का किसी विशेष बिजनेस में ज़्यादा लाभ हो या ज़्यादा कुशल हो तो उसे वही बिजनेस करना चाहिए, और किसी व्यक्ति का अगर कम लाभ हो या मतलब किसी भी बिजनेस में ज़्यादा अच्छी तरह से हो, उसे उस बिजनेस को अपना लेना चाहिए। यानी कि जिस आदमी को कम लागत में ज़्यादा फायदा काम करने में हो रहा है, जैसे कि भौगोलिक परिस्थितियाँ होती हैं और सारे कारण होते हैं जिससे अलग अलग देशों में अलग अलग चीज़ें उत्पादित होती हैं, तो जिस देश में जो चीज़ अच्छी तरह से उत्पादित हो सकती है उसी चीज़ का उत्पादन करना चाहिए, ना कि उस चीज़ों का उत्पादन में पैसा लगाना चाहिए जिसकी जो है उत्पादन क्षमता जो है कम हो। तो यहाँ पे रिकार्डो ने यही कहा। तो अब देखते हैं तुलनात्मक लागत सिद्धांत की मान्यताएं क्या हैं, और इसके बाद इसका देखेंगे सीमाएं या आलोचनात्मक मूल्यांकन। तो यहाँ पे हम लोग देखते हैं, रिकार्डो ने तुलनात्मक लागत सिद्धांत की व्याख्या निम्न मान्यताओं के आधार पर की है। यानी कि रिकार्डो का जो तुलनात्मक लागत है वो किस मान्यता पर आधारित है। तो यहाँ पे जो है 10 मान्यताएं लिखी हुई हैं, तो यहाँ पे हम लोग देख लेते हैं। पहला जो है, व्यापार करने वाले दो देश हैं जिनमें दो वस्तुओं का विनिमय होता है। यानी कि व्यापार करने वाले, यहाँ पे पहला मान्यता जो है रिकार्डो ने बताया है कि व्यापार जो हो रहा है वो दो देशों में हो रहा है और जिनमें दो वस्तुओं का विनिमय हो रहा है, यानी कि दो वस्तुओं का लेन देन खरीदा बेचा जा रहा है। दूसरा देखते हैं, दोनों ही देशों में दोनों ही वस्तुओं का उत्पादन किया जा सकता है। यहाँ पे बोला जा रहा है कि दोनों ही देशों में दोनों वस्तुओं का उत्पादन किया जा सकता है। उत्पादन लागत मुद्रा में न व्यक्त करके श्रम के रूप में व्यक्त की जा रही है। यानी कि जो उत्पादन लागत है उसे मुद्रा के रूप में नहीं व्यक्त किया गया है, उसे श्रम के रूप में व्यक्त किया गया है। यानी कि उसमें मुद्रा की क्या वैल्यू है, मनी की क्या वैल्यू है उसको नहीं दिखाया गया है, जबकि लेबर यानी कि श्रम जो है उसको दिखाया गया है। इसके आगे देखते हैं, दोनों देशों में वस्तु विनिमय होता है तथा विनिमय में मुद्रा प्रयोग नहीं होती।
और यहाँ पे जो दो देश हैं उसमें जो है वस्तु विनिमय होता है, ना कि कोई मुद्रा की विनिमय होती है। यानी कि किसी वस्तु को पैसे से नहीं खरीदा जाता या डॉलर से नहीं खरीदा जाता, किसी भी वस्तु को किसी और वस्तु के बदले में खरीदा जाता है। यानी कि जैसे कि आप समझ लीजिए कि चावल को गेहूं के बदले में खरीदा जा रहा है और गेहूं को चावल के बदले में खरीदा जा रहा है। ये जो है रिकार्डो है काफ़ी पुराने प्रतिष्ठित जो है अर्थशास्त्री रही हैं। तो उस जमाने में जो है मुद्रा का ज़्यादा महत्व नहीं रहता था, तो उस हिसाब से वस्तुओं के लेन देन से जो है वैसा चलता था। जिस वस्तु की किसी को ज़रूरत होती थी वह अपने पास की वस्तु को देकर उस वस्तु को ले लेता था। तो वहीं पे यही बात यहाँ पे रिकार्डो कहना चाहते हैं कि दोनों देशों में वस्तु विनिमय होता है तथा विनिमय में मुद्रा प्रयोग नहीं होती, केवल वस्तुओं से जो है व्यापार चलता है। इसके आगे देखते हैं, इस सिद्धांत की यह भी मान्यता है कि दोनों देशों के साधनों को पूर्ण रोजगार प्राप्त हो। यानी कि इस सिद्धांत की यह मान्यता है कि जो दोनों देश हैं उनको पूर्ण रोजगार प्राप्त हो, उनके देश में जो है पूरी तरह से फायदा ही फायदा हो। इसके आगे देखते हैं, दोनों देशों में स्थिर लागत अनुपात के अंतर्गत उत्पादन होता है। इनमें जो है स्थिर लागत के यानी कि एक स्थिर होना चाहिए जो लागत है उसके अनुपात में जो है उत्पादन होता है। अगला देखते हैं, वस्तुओं के परिवहन की कोई लागत नहीं लगती। यानी कि वस्तुओं को ले जाने में, एक देश से दूसरे देश में ले जाने में परिवहन की लागत तो लगेगी ही, तेल का खर्च होगा, लोग जो ले जा रहे हैं उस पर मजदूरी का खर्च होगा, लेकिन इसमें जो है परिवहन की कोई लागत नहीं लगती है। इसके आगे देखते हैं, दोनों देशों के बीच अंतर्राष्ट्रीय व्यापार स्वतंत्रता पूर्वक होता है। यानी कि दोनों देश जो है स्वतंत्र होकर व्यापार करते हैं, कोई भी बाधाएं नहीं होती हैं। और इसके आगे है, इस सिद्धांत में मूल्य के श्रम सिद्धांत को अपनाया गया है। यानी कि इसमें जो है जो मूल्य होगा किसी भी वस्तु का वो श्रम होगा, ना कि मूल्य होगा किसी मुद्रा का मूल्य इसमें नहीं दिया गया है। इसमें जो है कोई भी वस्तु है उसका उत्पादन में जो है श्रम की मूल्यता का महत्व दिया गया है। इसके आगे देखते हैं, उत्पादन के साधनों में एक देश में पूर्ण गतिशीलता हो और दोनों देशों के बीच अगतिशीलता हो। यानी कि उत्पादन के साधन में जो है एक देश जो है पूर्ण गतिशील हो और दूसरा जो देश है वो अगतिशील हो। तो ये था जो है तुलनात्मक लागत सिद्धांत की मान्यताएं। इसके आगे हम लोग देख लेते हैं कि तुलनात्मक लागत सिद्धांत की सीमाएं क्या क्या हैं और आलोचनाएं क्या हैं। तो चलिए देखते हैं, तुलनात्मक लागत सिद्धांत की सीमाएं अथवा आलोचनात्मक व्याख्या निम्न है। अब निम्न दी हुई है तुलनात्मक लागत सिद्धांत की सीमाएं और आलोचनात्मक व्याख्या। यानी कि तुलनात्मक लागत की सीमा क्या है, लागत सिद्धांत की सीमा क्या है, यानी कि किस सीमा तक इस व्यापार को किया जा सकता है, और आलोचनाएं क्या है, यानी कि इसकी बुराइयां क्या हैं, कमियां क्या हैं। चलिए देखते हैं। तुलनात्मक लागत की परिभाषा और मान्यताएं हम लोगों ने देख ली कि तुलनात्मक लागत की मान्यताएं जो हैं वो क्या है और तुलनात्मक लागत जो है किन मान्यताओं पर टिका हुआ है। अब देख लेते हैं कि तुलनात्मक लागत के जो आलोचनात्मक व्याख्या है यानी यह सीमा है, यानी कि उसकी सीमा क्या है, किस सीमा तक ये जो तुलनात्मक लागत का अध्ययन है वो सही होगा। तो यहाँ पे जो है पहली सीमा आ जाती है, मूल्य के श्रम सिद्धांत की मान्यता दोषपूर्ण। यानी कि मूल्य का जो श्रम सिद्धांत था उस मान्यता में वह जो है पूरी तरह से दोषपूर्ण है। रिकार्डो ने अपने सिद्धांत में श्रम को ही लागत का प्रमुख आधार माना है, लेकिन कुल लागत में श्रम के अतिरिक्त अन्य साधनों को भी शामिल किया जाता है। यानी कि रिकार्डो ने जो है बोला है कि यहाँ पे जो है श्रम का ही मूल्य केवल लिया जाएगा, यानी कि उसमें जो श्रम होगा उसी को माना जाएगा, ना कि उसमें अन्य चीज़ों को माना जाएगा। जैसे कि कोई भी बिजनेस होता है उसमें वो बोल रहे हैं कि केवल जो है इसमें जो श्रम होता है, मेहनत होता है, उसी को काउंट किया जाएगा, उसी को आधार बनाया जाएगा, ना कि इसमें जो पैसा होता है, जो संसाधन इन्वेस्ट होते हैं उनको जो है उसका आधार बनाया जाएगा। इसके आगे देखते हैं, परिवहन व्यय की अवहेलना। यह सिद्धांत परिवहन व्यय पर विचार नहीं करता, लेकिन व्यापारिक रूप में जिन वस्तुओं का परिवहन व्यय अधिक होता है उनकी उत्पादन लागत कम होने पर अंतर्राष्ट्रीय व्यापार सीमित होता है। यानी कि परिवहन व्यय की अवहेलना की जा रही है, यानी कि परिवहन व्यय की कोई वैल्यू ही नहीं दी गई है। यहाँ पे जो है रिकार्डो जो बोलते हैं कि परिवहन व्यय नहीं लगेगा कोई भी बिजनेस करने में, लेकिन बड़े बड़े देशों से, बड़ी बड़ी दूरों से जो सामान आते हैं, जहाज से हो गए या किसी भी चीज़ से हो गए, उसमें जो है काफ़ी ज़्यादा परिवहन कॉस्ट लगता है, यानी कि ट्रांसपोर्टेशन का कॉस्ट लगता है। जो भी व्यक्ति पहुँचाता है वो पैसा लेता है, लेकिन इस रिकार्डो के सिद्धांत में जो है इसकी कोई भी अच्छी चर्चा नहीं है। ये बोलते हैं कि परिवहन की कोई भी कॉस्ट नहीं लगेगी। तो यहाँ पे परिवहन व्यय की अवहेलना जो है दूसरी सीमा या आलोचनात्मक व्याख्या है। इसके आगे देखते हैं, 2 से अधिक देशों पर लागू नहीं। ये जो सिद्धांत है वो 2 से अधिक देशों पर लागू ही नहीं होता। रिकार्डो का तुलनात्मक लागत का सिद्धांत केवल 2 वस्तुओं और 2 देशों पर लागू होता है, लेकिन वास्तव में अंतर्राष्ट्रीय व्यापार 2 से अधिक देशों में किया जाता है। दोस्तों मैं फिर से आपको बता दूं कि रिकार्डो जिस वक्त में इस तुलनात्मक लागत सिद्धांत की व्याख्या की है उस समय में ज़्यादातर 1-2 देशों से ही व्यापार होता था। उसी को आधार मानते हुए रिकार्डो ने यह सिद्धांत दिया है, तुलनात्मक लागत का सिद्धांत, जो आज हम पढ़ रहे हैं। लेकिन आज जो है अर्थशास्त्र का क्षेत्र जो है बहुत ज़्यादा विस्तृत हो गया है, बहुत ज़्यादा बड़ा हो गया है। तो वही यहाँ पे बोला जा रहा है कि अंतर्राष्ट्रीय व्यापार 2 से अधिक देशों में किया जाता है, जबकि ये जो सिद्धांत है वो 2 से अधिक देशों पर लागू नहीं होता है।
तो ये एक दोष है कि ये 2 से अधिक देशों पर लागू नहीं होता है। अब इसके आगे देख लेते हैं। पूर्ण रोजगार की मान्यता दोषपूर्ण। प्रोफेसर जे एम केन्स के अनुसार वास्तविकता यह है कि सदैव पूर्ण रोजगार से कम की स्थिति विद्यमान रहती है, तथा तुलनात्मक लागत का सिद्धांत अव्यवहारिक है। यानी कि रिकार्डो ने जो है बोला था कि कोई भी उत्पादन होगा, अगर किसी भी देश से विनिमय होता है, किसी भी देश से व्यापार होता है, तो उस उत्पादन से जो है पूर्ण रोजगार की स्थिति रहेगी। लेकिन जे एम केन्स बताते हैं कि वास्तविकता ये है कि सदैव पूर्ण रोजगार नहीं रहता है, यानी कि रोजगार में कमी ही रहती है। कुछ लोग जरूर बेरोजगार रहते हैं और ऐसी स्थिति सच में भी विद्यमान रहती है, यानी कि कितना भी बड़ा बिजनेस हो जाए, कुछ भी हो जाए, लेकिन कुछ लोग बेरोजगार रहते ही रहते हैं। लेकिन जो रिकार्डो ने लिखा है कि इसमें पूर्ण रोजगार की स्थिति होती है, वो गलत हो जाता है जे एम केन्स के अनुसार। तो यहाँ पे इसकी जो एक आलोचनात्मक व्याख्या कहें या इसकी सीमा जो है वो ये है कि पूर्ण रोजगार की मान्यता इसमें जो है दोषपूर्ण है, यानी कि गलत है। इसके आगे देखते हैं अर्ध विकसित देश के लिए अनुपयुक्त। इस सिद्धांत के आधार पर अगर 2 ऐसे देश में व्यापार हो जिनमें एक विकसित तथा दूसरा पिछड़ा हो, तो पिछड़े देश को हानि होगी। यानी कि इसमें पिछड़े देश को हानि हो जाएगी। अगर तुलनात्मक लागत का सिद्धांत लिया जाएगा तो इसमें जो है जो गरीब देश होगा उसे बहुत ज़्यादा हानि झेलनी पड़ेगी। अगला देखते हैं उत्पत्ति स्थिर नियम की मान्यता अव्यवहारिक। रिकार्डो की मान्यता यह है कि उत्पादन स्थिर नियम के अंतर्गत होता है, किंतु यह दृष्टिकोण उचित नहीं है, क्योंकि उत्पत्ति में सदैव स्थिर नियम लागू नहीं होता। यदि उत्पत्ति हास्य नियम लागू होने लगता है तो तुलनात्मक लागत लाभ का आधार समाप्त हो जाएगा। यहाँ पे जो है उत्पत्ति स्थिर नियम की बात करते हैं रिकार्डो जो है, लेकिन उत्पत्ति हास्य नियम जब लागू हो जाता है, यानी कि उत्पत्ति स्थिर नियम यानी कि सब कुछ स्थिर रहेगा उत्पादन के दौरान, लेकिन ऐसा हमेशा नहीं होता। कभी कभी उत्पत्ति हास होने लगता है, यानी कि उत्पादन तो होता है अच्छी तरीके से, लेकिन उसमें हास होने लगती है, कमी होती है, जिससे कि जो है वो व्यापार जो है बहुत ज़्यादा प्रभावित होता है। तो ये एक सीमा या आलोचनात्मक व्याख्या कहें कि उत्पत्ति स्थिर नियम की मान्यता जो है इसकी अव्यवहारिक है। इसके आगे देखते हैं लास्ट जो है पूर्ण विशिष्टीकरण संभव नहीं। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार करने वाले 2 देश विभिन्न वस्तुओं के उत्पादन में पूर्ण रूप से विशिष्टीकरण नहीं करते, विशेष रूप से जब एक देश छोटा तथा दूसरा बड़ा हो। छोटा देश भले ही विशिष्टीकरण कर ले, किंतु बड़ा देश विशिष्टीकरण नहीं कर सकता। यहाँ पे ये बहुत ही बड़ा मेजर पॉइंट आ जाता है कि पूर्ण विशिष्टीकरण संभव नहीं है। यानी कि रिकार्डो ने बोला है कि अगर 2 व्यक्ति हैं, उनमें कोई व्यक्ति किसी काम को अच्छे तरीके से कर सकता है और दूसरा व्यक्ति दूसरे काम को अच्छे तरीके से कर लेता है, तो उन्हें 2 अलग अलग कामों में स्विच हो जाना चाहिए, यानी कि अपने अपने कामों को बदल कर केवल वही काम करना चाहिए जिसके दोनों को अलग अलग फायदा हो। लेकिन यहाँ पे पूर्ण विशिष्टीकरण हो नहीं पाता, क्योंकि जो छोटे देश है वो तो कम पैसों में या कम संसाधनों में काम चला लेते हैं, तो वो क्या करते हैं कि पूर्ण विशिष्टीकरण कर लेते हैं अपने किसी भी बिजनेस में। लेकिन जो बड़े देश हैं वो पूर्ण विशिष्टीकरण नहीं कर पाते हैं, क्योंकि उन्हें बहुत ज़्यादा संसाधनों की, बहुत ज़्यादा सामानों की ज़रूरत पड़ती है। तो यहाँ पे जो है ये भी जो है एक सीमा है कि यहाँ पे पूर्ण विशिष्टीकरण नहीं होता है, और एक आलोचनात्मक व्याख्या भी है साथ साथ। तो ये था जो है तुलनात्मक लागत सिद्धांत की अवधारणा की ये परिभाषा कहिए, और जो इसके उद्देश्य थे, और इसके जो सीमाएं आलोचनात्मक व्याख्या कहिए। तो उम्मीद करते हैं आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, जिसमें कि हम लोगों ने पढ़ा तुलनात्मक लागत सिद्धांत की तात्पर्य, यानी कि उसका तात्पर्य क्या है, इसको किसने दिया, रिकार्डो ने दिया, और उसके बाद हम लोगों ने इसके उद्देश्य देखे, और उसके बाद हम लोगों ने इसका जो है आलोचनात्मक व्याख्या भी की, यानी कि इसमें क्या क्या कमियां हैं। तो चलिए मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आपका वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।